बोलते हुए निशु रोने लग जाती है। वो विक्रांत की चेस्ट में मुंह छुपाने लग जाती है। पर मुझे हर रोज डर लगता था कि कोई मुझे पहचान न ले, किसी को मैं याद न आ जाऊं, और वही हुआ। तुम्हें पता है मल्लिका का बॉयफ्रेंड उसे कितनी मोहब्बत करता है। उसे चोट लग जाने पर वो उसका हाथ ऐसे पकड़ता है, मानो कि जैसे न जाने क्या हो गया हो। वो बच्चों की तरह उसका ख्याल रखता है, और ये देखकर मुझे जलन होती है मल्लिका से, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने उसकी जगह ली है। कुछ लड़कियों को कितना प्यार मिलता है ना, उनके माँ बाप से, उनके बॉयफ्रेंड से, उनके पास सब कुछ होता है। मैं इतनी अनलकी क्यों हूँ? विक्रांत निशु को रोते हुए देखता है तो उसे अजीब लगता है, क्योंकि उसे लड़कियों को चुप कराना नहीं आता। उसे लगता है कि रोना कमजोरी और बुज़दिली की निशानी होती है। तुम्हें पता है, यहाँ पर खाने के इतने सारे आइटम बनते हैं जो मैंने सपने में भी कभी नहीं देखे थे। यहाँ पर सोने के लिए बेड भी है, और तुम्हें पैसों की कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ भी खरीद सकते हो, खर्च कर सकती हो। बस इस वजह से मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ। उसके बाद भले ही मैं मर जाऊं, मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। विक्रांत निशु का चेहरा ऊपर उठाकर देखता है, और उसके बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लग जाता है। उसने बिना कुछ कहे निशु के होठों को चूम लिया। रोते हुए वो ज्यादा ही सेक्सी लग रही थी। निशु की आंखों में जब आंसू की बूंदें थीं, तो विक्रांत अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें साफ करता है और निशु को हग कर लेता है। निशु फुट फुट कर रोने लग जाती है, क्योंकि वो अंदर से बहुत अकेली है। उसे अपनेपन की जरूरत थी, पर कोई भी उसे समझने वाला नहीं है। वो कब उसकी बाहों में सो जाती है, उसे खुद भी पता नहीं चलता है। विक्रांत जब देखता है कि निशु की गहरी सांस उसे महसूस होने लग जाती है, तो उसे बेड पर सुला देता है। शायद निशु ने मेडिसिन ली थी, जिस वजह से उसे नींद आ गई थी। वो निशु के ऊपर कंबल डाल देता है। विक्रांत उठकर बाथरूम में गया। बाथरूम में जब वो शावर के नीचे खड़ा था, तो उसकी नजर अपनी लोअर बॉडी पर जाती है, जिससे उसने कहा, वो सो चुकी है तो शांत हो जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। विक्रांत अपने बालों को पीछे करता है, और करीबन आधे घंटे के बाद वो बाथरूम से बाहर निकलता है। उसकी नजर निशु पर जाती है, जो बच्चों की तरह सिकुड़कर सो रही थी। निशु जब उसके सीने से लगकर रो रही थी, तब विक्रांत को एहसास हुआ कि लड़कियां इमोशनल होती हैं, और वो बहुत नाजुक भी होती है और सेंसिटिव भी। विक्रांत जब निशु के बेड के करीब जाता है, तो वो देखता है कि निशु पूरी फैलकर सो रही है। वो जिस तरीके से उसे छोड़कर गया था, उस हालत में तो वो बिल्कुल भी नहीं थी। निशु के बदन पर पहले से ही कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन जिस तरीके से वो सो रही थी, बहुत ही ज्यादा सेडक्टिव लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो विक्रांत को इनवाइट कर रही थी। विक्रांत उसके पैरों को वापस से ठीक करता है, और फिर उसके ऊपर ब्लैंकेट डालते हुए बोला, अगर दोबारा तुमने ऐसा किया तो फिर मैं स्टार्ट हो जाऊंगा। लेकिन निशु वापस से कंबल साइड कर देती है, तो विक्रांत उसके ऊपर झुक जाता है, और फिर वो उसे हग कर लेता है। निशु को जब ठंड लगती है, तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलकर विक्रांत को देखती है। निशु आंखें खोलकर देखती है और उसकी चीख निकल जाती है। वो विक्रांत को खींचकर एक मुक्का मार देती है, जिससे विक्रांत उसके हाथों को पकड़कर उसे पलट देता है, और फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए उसके एक पैर को उठाता है और ऐसी पोजीशन में कर देता है जिससे कि निशु शर्मसार हो जाती है। विक्रांत ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। निशु ने शर्माते हुए कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? विक्रांत ने उसे घूरते हुए कहा, तुम अपने कमरे में नहीं हो, तुम मेरे साथ हो। विक्रांत वापस से निशु के बदन को देखकर उत्तेजित हो जाता है, और निशु भी ये फील कर लेती है। वो आंखें छोटी कर बोली, मैं लेट हो रही हूँ, प्लीज सोचना भी मत, क्योंकि तुम स्टार्ट हो जाते हो, फिर तुम रुकते नहीं हो। तुमने पहले भी मुझे भूखा छोड़ दिया, बिना सेटिस्फाइड करे सो गई। निशु ने विक्रांत को देखते हुए उसे धक्का देकर कहा, लेकिन आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। वो खड़ी होती है बेड से, और अपने कपड़े उठाकर पहनने लग जाती है जल्दी जल्दी। वो टाइम देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। अब अगर वो घर जाएगी तो वो क्या बोलेगी? वो अपने फोन को उठाती है
और देखती है कि उसे अनगिनत कॉल आई हुई थी, उसके पेरेंट्स की, निखिल की। निशु की आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं कि उन सबको पता चल जाएगा कि वो किसके साथ थी, कहाँ पर थी। अब वो लोग शांत नहीं बैठेंगे। निशु इतना ज्यादा पैनिक करने लग जाती है कि विक्रांत उठकर बैठते हुए उसे अपने पास खींचकर उसे चूम लेता है और बोला, इतना डर क्यों रही हो तुम? मैं उन्हें क्या कहूंगी? निशु ने रोते हुए कहा तो विक्रांत ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें ड्रॉप करके आता हूँ। कोई एक्सक्यूज बनाते हैं, झूठ बोलने में तो तुमने महारत हासिल कर रखी है। अभी भी अपने पेरेंट्स को तुम कुछ भी बोल सकती हो। सोचो, तुम्हारे पास ब्रिलियंट माइंड है। निशु की आंखें छोटी हो जाती है। ये मेरी बेइज्जती कर रहा है या फिर ये मुझे सांत्वना दे रहा है? इसे दोनों करना ही नहीं आता। इससे तो उम्मीद ही बेकार है। वो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर वहां से जाने लग जाती है। तभी उसकी नजर जाती है विक्रांत के उस अंग पर जिसे देखने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और शर्म से उसके गाल एक बार फिर से लाल हो जाते हैं। निशु गुस्से से बोली, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? मेरे सामने ऐसे खड़े हुए हो जैसे कि मैं ब्लाइंड हूं और तुम्हें देख नहीं सकती हूं। निशु के कहने पर विक्रांत ने उसे छेड़ते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमने देखा ना हो, और वैसे भी तुम तो इसे फील कर चुकी हो अंदर तक। क्यों सही कहा ना मैंने? तुम्हारी बॉडी के हर एक इंच में अब मेरी छाप छूट चुकी है, तो अभी नाटक करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें पटक कर यही शुरू हो जाऊंगा। जाना है तो जा सकती हो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। ये सुनकर निशु घबरा जाती है और वो जल्दी से रेडी होकर पर्स लेकर वहां से भागने लग जाती है। तो विक्रांत ने निशु को वापस खींचा अपने पास और उसके होठों को देखते हुए एक बार उसे और डीप किस करता है और फिर निशु उसे धक्का देकर वहां से भाग जाती है। विक्रांत अपने होठों को टच करता है जिनसे ब्लड निकल रहा था क्योंकि निशु ने काटा था। निशु अपनी कार में आती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। इस आदमी ने उसे ऐसे ही जाने दिया बिना कुछ करे। क्या ये दिल का इतना अच्छा है या फिर ये बस नाटक कर रहा है? निशु कार ड्राइव करते हुए वहां से निकल जाती है और रास्ते में वो ब्लश कर रही थी, विक्रांत के बारे में सोचते हुए। निशु खुद को मेकअप से ढक लेती है। विक्रांत ने उसकी गर्दन पर बहुत सारे लव बाइट दे दिए थे और उसकी दरारों में भी नजर आ रहे थे। किसी ने ये देख लिया तो सबको पता चल जाएगा कि वो कहाँ से आ रही थी। निशु को कोई बहाना भी नहीं सूझ रहा था, इसलिए वो चुपचाप चुपके से घर में घुसती है और उसके बाद अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। वो बेड पर आकर सोई नहीं, बल्कि जाकर सबसे पहले शावर लेती है। फिर अपने कपड़ों को चेंज करने के बाद आकर बेड पर सो जाती है। अगली सुबह जब निशु की नींद दोबारा खुलता है, तब वो अपने बेड पर थी, लेकिन उसके बेड के साइड पर कोई बैठा हुआ था जो उसे घूर रहा था। निशु ये देखकर डर जाती है और उसकी चीख निकल जाती है। उसी वक्त निखिल उसे अपने पास खींचते हुए बोला, क्या हुआ निशु, तुम इतना क्यों डर रही हो? निशु ने निखिल को देखते हुए कहा, तुम यहाँ कब आए? ऐसे कौन डराता है? निखिल ने निशु के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, तुम शांत हो जाओ पहले तो, और इतना डरने की क्या जरूरत है? मैं कोई भूत नहीं हूँ। वो निशु को पानी पिलाता है तो निशु भी चुपचाप से पानी पी लेती है। उसके बाद निखिल ने निशु के चेहरे को देखते हुए कहा, अब तुम मुझे ये बताओगी कि तुम कल रात कहाँ थी? इतने कॉल किए हैं तुम्हें, इतने मैसेज किए हैं, लेकिन एक का भी रिप्लाई नहीं किया है तुमने। क्या मुझसे नाराज थी तुम या मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लग गई है? ऐसे इग्नोर कौन करता है? निशु घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर उसे बोलना क्या है। इसलिए वो खुद को गहरी सांस लेते हुए शांत करती है और फिर निखिल से बोली, मैं तुमसे गुस्सा हूं क्योंकि तुम बिल्कुल भी मेरी परवाह नहीं करते हो। मुझे इतना तेज बुखार था और तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर चले गए। इसलिए तुम मुझसे नाराज होकर घर से बाहर चली गई और मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही हो, ना ही अपने पेरेंट्स का कॉल पिक कर रही हो। ये कैसी लापरवाही है निशु? निशु ने नाराज होते हुए कहा,
तो तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे? हाँ, थी मैं गुस्सा। मुझे किसी से बात नहीं करनी है। जाओ तुम यहाँ से। निशु को नाराज होते हुए देखकर निखिल ने उसे अपने पास खींचकर कहा, क्यों गुस्सा हो जाती हो तुम? मैं तुम्हें छोड़ कर गया था क्योंकि मेरी मॉम बीमार हो गई थी और मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया था। निशु को रिग्रेट होने लग जाता है कि निखिल कितना अच्छा लड़का है। वो उसे धोखा दे रही है। वो उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रही है, लेकिन जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है, निशु तो वो है ही नहीं। मल्लिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहाँ गई हो तुम? वापस आओ और अपनी जगह लो, क्योंकि मुझसे और ये सब नहीं झेला जाएगा। निशु की आंखों में आंसू देखकर निखिल ने उसके आंसू साफ किए और बोला, तुम रो क्यों रही हो? ओके, सॉरी, तुम्हें हर्ट हुआ तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अगर तुम कहोगी तो मैं तुमसे कल ही शादी कर लूंगा। लेकिन तुम्हारा तो कॉलेज है ना? निशु ने निखिल से कहा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अभी तो मैं पढ़ना चाहती हूँ और कुछ बनना भी तो है, ताकि तुम्हारे लायक तो हो जाऊं मैं। तुम हमेशा से मेरे लायक थी, और ये लायक क्या होता है? तुम परफेक्ट हो। मैं हमेशा तुम्हें चाहता हूँ। निखिल ने निशु के सर पर हाथ फेरते हुए कहा तो निशु को काफी अच्छा लगता है। जब निखिल उसे बच्चों की तरह ट्रीट करता है, उसे बहुत जलन होती है मल्लिका से। आखिर कहाँ हो तुम? वही निखिल निशु की आंखों में देखकर खुद से ही बोला, ना जाने क्यों तुमसे इतनी मोहब्बत होती है, और लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और आ गया है तुम्हारी जिंदगी में? तुम्हारी आंखें मुझसे नजरें चुरा रही हैं। तुम्हारी आंखें पहले से बदल चुकी हैं। निशु अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वो निखिल की आंखों में नहीं देख पा रही थी। वही निखिल उसे मेडिसिन देता है और उसके बाद वो उसे नीचे लेकर आता है। वहीं पर निखिल सबको हैंडल कर लेता है कि कोई भी निशु को न डांटे, जिससे निशु खुद को ब्लेस्ड समझती है कि इतना अंडरस्टैंडिंग है। निखिल, कितनी लकी होगी वो लड़की जो इससे शादी करेगी। इधर दूसरी तरफ विक्रम अब और दूर नहीं रह सकता था फना से। उसे पता चल चुका था कि गजेंद्र उसकी बेबी डॉल की किसी और से शादी करना चाहता है। विक्रम ऐसा होने देगा, ये हो ही नहीं सकता। वो अपनी मोटू को गोद में लेकर बैठा हुआ था। फना 2-4 दिन से उसे बहाने बना रही थी और मिल नहीं रही थी, जिसे विक्रम ने उसे धमकी दी थी कि वो वापस से उसके घर में घुस जाएगा, जिससे फना बहुत ज्यादा डर जाती है और रात में उससे मिलने के लिए आ जाती है, बहाना बनाकर कि उसे ग्रुप प्रोजेक्ट से रिलेटेड तारा के घर जाना है। वो दोनों बहाना बनाकर तारा के फार्म हाउस पर आई थी। विक्रम ने फना को देखते हुए कहा, सुना है कि तुम्हारी शादी होने वाली है। विक्रम के मुंह से ये सुनकर फना हैरान हो जाती है। उसने विक्रम से कहा, आपको किसने कहा मेरी कोई शादी नहीं होने वाली है? मोटू, तुम मुझसे झूठ बोलोगी। विक्रम ने फना को जोर से डांटा, जिससे फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फना ने रोते हुए कहा, मैं सच बोल रही हूँ। मेरी किसी से शादी नहीं हो रही है। आपको गलतफहमी हो रही है। मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? क्योंकि तुम मेरे साथ टाइम पास कर रही हो। तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है क्या? एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। अगर किसी और से शादी करने का सोचा भी, तो तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं तुम्हारी डेड बॉडी के साथ रहूंगा। विक्रम का ये पागलपन और उसकी धमकी से फना इतना ज्यादा डर जाती है कि वो उससे दूर होने लग जाती है। विक्रम उसे पकड़कर अपने और करीब कर लेता है और उसे वार्निंग देते हुए बोला, खबरदार, जो मुझसे दूर जाने की कोशिश की, तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा और मेरे साथ ही हमेशा रहोगी। मुझसे दूर तो तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें नहीं कर सकती। फना विक्रम की धमकी से काफी ज्यादा ही घबरा जाती है। उसका रोना निकल जाता है, जिससे विक्रम उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मोटू, तुम्हारे आंसू मुझे कमजोर करते हैं, इसलिए इन्हें वापस अंदर लो। ये कैसी बातें कर रहे हो सर? कोई अब वापस आंसू थोड़ी ना अंदर ले सकता है। आप साइको लग रहे हो। मुझे डर लग रहा है आपसे। मुझे अभी जाना है यहाँ से। मुझे नहीं मिलना आपसे। अभी आप गुस्से में हो। फना रोते हुए बोलती है। विक्रम ने फना के चेहरे को पकड़कर गुस्से से उसके होठों से अपने होंठ मिलाए और उसे किस करते हुए बोला, खबरदार, जो किसी और से शादी करने का सोचा,
समझी तुम? तुम्हारी डेड बॉडी रहेगी मेरे साथ, अगर तुमने कहीं और मेरे सिवा मुंह मारने का सोचा। विक्रम की ये दीवानगी देखकर फना के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। उसने रोते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तुम्हारे दादाजी तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं या उन्होंने पसंद भी कर लिया है। यकीन मानो मेरा, जिस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया ना, तुम्हें तो मैं लेकर ही जाऊंगा। तुम्हारे उसे बूढ़े दादा को भी मार दूंगा, तुम्हारे बाप को भी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। सर, मेरी शादी हो रही है और मुझे ही नहीं पता। ये कैसे हो सकता है? आप कुछ भी बोल रहे हो। फना विक्रम की गोद से खड़े होते हुए बोली, रहने दीजिए, आज आपका मूड ठीक नहीं है, हम फिर कभी मिलते हैं। हर वक्त बस गुस्सा करते रहते हो, इसलिए झुर्रियां नजर आने लग गई आपके चेहरे पर। फना का ये कमेंट पास करना विक्रम को अंदर ही अंदर और जला देता है। इसलिए वो फना को बेड पर पटक कर उसके पैरों को पकड़कर खींचते हुए बोला, कहीं और दिल लगाने लगी हो क्या तुम? तभी मुझ पर से ध्यान तुम्हारा हट गया है। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारे लिए बदल सकता हूं तो तुम्हारा मर्डर भी कर सकता हूं। मुझ में तुम्हें कमियां नजर आने लगी है। अब तुम्हें मैं बूढ़ा नजर आने लगा हूं, और भी बहुत सारी चीज। मुझे इग्नोर करना, मुझसे बातें नहीं करना, मुझसे मिलने के लिए इतने नखरे करना। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मोटू? तुम्हारी आशिकी कहीं और चल रही है। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दर्द से कराहते हुए बोली, सर, सच बोल रही हूं मैं किसी और के साथ क्यों आशिक करूंगी? जब आप इतने हैंडसम हो। आपको गलत फहमी हो रही है। आप बस जल रहे हो मेरी शादी की खबर सुनकर, जो कि बस एक मिथ है, रयूमर है। आप क्यों इन पर ट्रस्ट कर रहे हो? विक्रम फना के गालों को जोर से प्रेस करता है। फिर वो उसके होठों को बाइट करने लग जाता है, जिसे फना छटपटाने लग जाती है, और विक्रम के हाथ फना की बॉडी को टटोलने लग जाते हैं, जिससे फना हिलने ढूंढने लग जाती है। उसके बाद वो विक्रम के लिप्स को चबाते हुए गुस्से में बोली, बंद करिए ऐसा करना, मुझे आपका एग्रेसिव होना पसंद है, लेकिन इस तरीके से बिहेव मत करिए कि मैं टॉय हूँ। हर्ट होता है मुझे, हर वक्त बस मुझे डोमिनेट करते रहते हो। फाना की शिकायत पर विक्रम ने उसे गुस्से से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा बोलने लगी हो अब, मोटू? विक्रम फना के मोटे मोटे गालों को बाइट करता है। सर, आप सच में ज्यादा सोच रहे हो। अभी मैं कितनी छोटी हूँ। अभी मेरी शादी कैसे हो सकती है? अभी तो मेरा ग्रेजुएट भी नहीं हुआ है और आप बोल रहे हो कि दादू मेरी शादी करना चाहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। दादू मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। विक्रम ने मन ही मन कहा, तुम्हारा वो दादू मेरे निशाने पर है। जिस दिन मेरा दिमाग इधर से उधर हुआ, उस दिन मैं उस बूढ़े की लाश गिरा दूंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही उड़ रहा है। उसने मेरी बेबी डॉल को मुझसे दूर करने के बारे में सोचा भी कैसे? उसे क्या लगता है कि उसकी प्लानिंग मुझे समझ में नहीं आएंगी कि वो करना क्या चाहता है? फना ने विक्रम को देखते हुए कहा, सर, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही थी, लेकिन मैं अपने इस रिलेशनशिप के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहती थी। हम बहुत आगे आ चुके हैं। हम दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी बनता है। आप मुझसे इतने बड़े हो, एज गैप से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। आपके बिना नहीं रह पाती, आपके बारे में हर वक्त सोचती हूँ। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं एक बहुत ही डेंजरस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और आप एक नॉर्मल प्रोफेसर हो। मुझे नहीं पता कि हमारे बीच में जो ये फीलिंग है, ये कैसी है, लेकिन मैं आपकी जान की बहुत परवाह करती हूँ। अगर आपको बचाने के लिए मुझे आपसे दूर भी होना पड़ा, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। फना ने इतना ही कहा था कि विक्रम उसकी गर्दन पकड़कर गुस्से में उसे बेड पर गद्दे में ढसा देता है, जिससे फना की सांस रुक जाती है। वो छटपटाने लग जाती है। आह, सर! विक्रम जब देखता है कि फना का पूरा चेहरा लाल हो गया है, तो वो उसकी गर्दन को छोड़ देता है, जिससे फना उठकर बैठ जाती है और गुस्से में विक्रम की चेस्ट पर एक मुक्का मारकर उसे दूर हो जाती है और बोली, आप मुझे सच में मारना चाहते हो क्या? तुम्हें वार्निंग दी थी ना कि मुझसे दूर जाने की बात कभी मत करना। तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम मुझे बहुत हल्के में लेती हो।
विक्रम ने फना की तरह बढ़ते हुए कहा, मेरे करीब आओ। दोबारा कभी ऐसा कहा ना, तो इस बार सिर्फ छोड़ा है तुम्हें, अगली बार वाकई में दफन कर दूंगा। फना रोने लग जाती है जोर जोर से और बोली, आप बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो मुझे। ऐसा कौन करता है किसी के साथ? मुझे समझ में आ चुका है। बस मैं आपको हासिल करने के लिए चाहिए ना। आप मुझे ऑब्सेस्ड हो और कुछ भी नहीं है। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, कुछ भी नहीं है। विक्रम फना को अपने पास खींचकर बोला, मोटू, मेरा बच्चा, फिर से रोने लगी तुम। ऐसी मीठी मीठी चिकनी चिकनी बातें करके ही मुझे हमेशा फंसा लेते हो। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। फना विक्रम को धक्का दे देती और उसके बाद वहां से भाग जाती है। तारा जब देखती है कि फना रो रही है, तो वो भी उसके साथ बाहर आती है। फना ने कहा, मुझे यहां से जाना है, मुझे नहीं रहना है इधर। तभी विक्रम ने गुस्से से कहा, अपने कदम अगर बाहर बढ़ाई तो मैं तुम्हारे टांगे काट दूंगा, समझी तुम? विक्रम की धमकी से फना ने गुस्से से उसे देखते हुए उसे जीभ चिढ़ाकर बोली, क्या कर लोगे आप? मैं तो जाऊंगी यहां से। विक्रम फना की तरफ बढ़ता है और उसे कंधे पर उठा लेता है। फिर उसे वापस बेडरूम के अंदर लेकर चला जाता है। बेड पर पटकते हुए विक्रम फना के कपड़ों को रिमूव कर देता है। फना छटपटाती रहती है, लेकिन विक्रम तो एक भी नहीं सुनता है उसकी। वो सारे कपड़े उसके जब निकालकर बेड के नीचे फेंक देता है, तो फना खुद को ब्लैंकेट से लपेटते हुए बोली, बहुत ही गंदे इंसान हो, मेरे कपड़े मुझे वापस करो, ऐसा कौन करता है? अब तुम मुझे जाकर दिखाओ बाहर। विक्रम ने फना से तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। फना गुस्से से विक्रम को देखने लग जाती है, क्योंकि विक्रम ने उसके कपड़े एक कोने में फेंक दिए थे। फना शर्म से लाल हो गई थी। वो खुद को ब्लैंकेट से ढककर विक्रम को टुकुर टुकुर देख रही थी। उसने गुस्से से कहा, ऐसा कौन करता है? आप बहुत ही ज्यादा बदमाश हो। मैंने कहा था ना, मुझे यहाँ से जाना है। विक्रम ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम जाओ ना यहाँ से। तुम्हें किसी ने मना किया है क्या? मेरे हाथ तुम्हें पकड़कर भी नहीं खड़े हो गए हैं। मोटू, तुम आजाद हो। तुम कहीं पर भी जा सकती हो। फना ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, मेरे कपड़े मुझे वापस करिए, ऐसा कौन करता है? मोटू, मुझे सॉरी बोलो, और आज के बाद अगर तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी तो हर बार यही होगा। तुम फ्री हो, तुम जा सकती हो। फना ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, सर, आप क्यों ऐसा करते हो मेरे साथ? हर वक्त अपनी मनमानी करते रहते हो और अपने फैसले मुझ पर थोप देते हो। थोड़ी सी तो मेरी फीलिंग्स की कदर करिए। अगर किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो फिर वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? और तारा बाहर बैठी है, वो सोचेगी कि हम दोनों कुछ कर रहे हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोचने दो उसे, जो वो सोचती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्या मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हूँ? फना विक्रम से बुदबुदाते हुए सवाल करती है। विक्रम इस पर फना को देखता है और उसके करीब आने लग जाता है। तो फना ब्लैंकेट को अपने ऊपर ओढ़ते हुए पीछे खिसकते हुए बोली, सोचिएगा भी मत, कुछ नहीं होने वाला हमारे बीच में। मैं आज बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। विक्रम तिरछा मुस्कुरा देता है। तभी फना चिल्लाते हुए बोली, आपके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं सर, कहा ना नो। विक्रम अपनी शर्म आती हुई मोटू को देखते हुए बोला, ऐसा कुछ है जो मैंने नहीं देखा। तुम हाइड कर रही हो। तुम्हें बहुत डीपली देख चुका हूँ और फील कर चुका हूँ। तुम्हारी बॉडी पर कितने मॉल्स हैं, मैं ये तक जानता हूँ। फना ने गुस्से से कहा, जस्ट शट अप। वो शर्मा जाती है कि कितनी बेशरम वाली बात करते हैं सर। आपको मुझसे नहीं, मेरी बॉडी से प्यार है, मुझे समझ आ चुका है। फना ने गुस्से से कहा। विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो फना को देखते हुए अपनी कातिलाना मुस्कान के साथ बोला, तो तुम मुझे अपनी बॉडी दे दो और जा सकती हो। फना ने दांत पीसते हुए कहा, आप एक गंदे इंसान हो, मैं नहीं देने वाली हूं कुछ भी। फना ने चीखते हुए कहा। विक्रम फना के करीब आता है और उसका ब्लैंकेट एक झटके से खींचकर किसी कोने में फेंक देता है, जिससे फना दंग रह जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। वही फना की चीख सुनकर तारा, जो बाहर अपने फोन में बिजी थी, वो डर जाती है। वो जल्दी से उसके कमरे के बाहर आकर खड़ी हो जाती है, तो उसे अंदर से अजीब सी आवाज आती है। कहीं वो दोनों कुछ और नेचुरल तो नहीं कर रहे।
फना किसी प्रॉब्लम में तो नहीं? तारा दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लॉक था। वो विंडो के पास जाती है और हल्का सा उसे ओपन कर देखने लगती है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मुंह खुला का खुला रह जाता है, जैसे उसने कुछ अननेचुरल और यूनिक देख लिया हो, अनएक्सपेक्टेड। विक्रम बेड के नीचे खड़ा हुआ था और फना के पैर कुछ ऐसी पोजीशन में थे जिसे देखकर वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो दोनों इंटरकोर्स कर रहे थे और फना और विक्रम दोनों ही इतने पैशनेट होकर ये सब कुछ कर रहे थे। फना और विक्रम दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। उन दोनों को तारा और नहीं देख पाती है और वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है और पीछे होते हुए वहां से भाग जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये क्या देख लिया। तारा अभी तक अपने मुंह को बंद नहीं करती है और सोचने लग जाती है, क्या उसने जो अंदर देखा वो सच था? क्या वाकई में ये दोनों इतने इंटेंस हैं? उसने सिर्फ कुछ सेकंड के लिए देखा था, लेकिन वो इमेज उसके मन में अब छप गई थी, जिसे वो चाह कर भी नहीं भुला पा रही थी और फोकस नहीं हो रहा था उससे अब किसी चीज में। ओह ना, ये मैंने क्या गलत देख लिया। मुझे ऐसा नहीं करना था। मुझे लगा कि वो किसी प्रॉब्लम में है, पर मुझे क्या पता था कि वो अंदर इंजॉय कर रही है। फना के एक्सप्रेशन देखकर तारा समझ गई थी कि फना बहुत एंजॉय कर रही थी और वो किसी और ही दुनिया में थी। वो हेवन में थी। वो दोनों जिस तरीके से बेड पर थे, तारा उसे नहीं भूल पाती। वो अपने मुंह को जाकर धोती है। उसके बाद वो गहरी सांस छोड़ते हुए खुद से बोली, अब मुझे टेम्पल जाने की जरूरत है। मैंने ये क्या देख लिया था? सॉरी सॉरी फना, पर ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। हालांकि तारा ने ये पहली बार नहीं देखा था। ऐसे कई कपल मिल जाएंगे जो पब में खुलेआम ये सब कुछ करते हैं। वो 2-3 बार अपने ओल्ड फ्रेंड के साथ पब गई थी और वहां पर उसने देखा था कि ये सब कुछ सामने ही होता है। यहाँ पर कोई से नहीं थी। कुछ ऐसी प्राइवेट जगह बनी हुई है जहां पर ये सब कुछ ओपन नहीं किया जाता है। तारा ने करते हुए देखा भी है लोगों को, बट अपनी फ्रेंड को प्रोफेसर के साथ ही करते हुए देखना उसके लिए एक सदमा था। उसने खुद से कहा, डोंट ही वरी तारा, फना गुस्सा नहीं करेगी जब तू उसे सिचुएशन समझाएगी। कहीं उसने मुझसे दोस्ती तोड़ दी तो मुझे उन दोनों के प्राइवेट मूवमेंट को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया है। मैंने बस देखा, वो भी सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए। ओके ओके, रिलैक्स। तेरी फ्रेंडशिप को कुछ नहीं होगा। तू बस अपनी फ्रेंड की फिक्र कर रही थी। तारा को अब हंसी आती है। वो सोचने लग जाती है कि वो फना को अब कैसे टीज करेगी। दूसरी तरफ निशु अपने घर पर थी और निखिल उसके साथ था। उसकी केयर कर रहा था। वो अपनी गर्लफ्रेंड को पैम्पर करते हुए उसे मनाने की ट्राई कर रहा था। निखिल उसे अपने हाथों से फीडिंग करता है। इधर दूसरी तरफ विक्रम अपनी कार में बैठा हुआ था। निशु के डीपी को देखते हुए वो उसके इंस्टा अकाउंट को चेक करता है। विक्रांत निशु को स्टॉक कर रहा था। उसने लंबे समय से निशु को स्टॉक किया था। इस वजह से वो सब कुछ जानता था उसके बारे में। निशु निखिल के साथ अंदर क्या कर रही थी, इसकी खबर विक्रांत को बखूबी थी। लेकिन उसे ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त था। जिस औरत को उसने छुआ है, उसे कोई और कैसे छू सकता है? कैसे वो इंसान उसके फोरहेड पर किस कर सकता है? विक्रांत का खून खौल रहा था और अब वो अपने बॉस की फीलिंग्स को समझ रहा था कि क्यों उसका बस एक लड़की के पीछे इतना पागल हो रहा था। क्योंकि जो चीज हमारी है उसे कोई और कैसे छू सकता है? विक्रांत निशु को मैसेज करता है, लेकिन निशु रिप्लाई नहीं करती है। तो विक्रांत उसे गुस्से से कॉल कर देता है। निशु घबरा जाती है और वो जल्दी से कॉल को कट कर देती है। साइलेंट मोड पर कॉल को लगा देती है ताकि निखिल का ध्यान उसे तरफ न जाए। वो जानती थी कि इस वक्त उसे कौन कॉल कर रहा होगा, क्योंकि इस आदमी को जरा भी चैन नहीं है। उसे परेशान किए बिना उसे अब नींद नहीं आती। तभी निशु के घर के लैंडलाइन पर किसी का कॉल आता है, जिसे इन्फॉर्म करने के लिए एक नौकरानी निशु के पास आते हुए बोली, हेलो मैम, किसी का कॉल आया है और वो आपसे बात करना चाहता है। हमने उससे पूछा कि आप कौन है, तो उसने कहा कि वो आपका फ्रेंड है। वो सिर्फ आपसे बात करना चाहता है।
जिससे निशु घबरा जाती है। उसे समझते देर नहीं लगती है कि ये कोई और नहीं विक्रांत है। विक्रांत अब उसे ऐसा टॉर्चर कर रहा था मेंटली, क्योंकि उसने सिर्फ उसके मैसेज को रिप्लाई नहीं किया और कॉल का आंसर नहीं किया था। कितना गिरेगा ये आदमी? निशु बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसका चेहरे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं, जिसे देखकर निखिल ने कहा, क्या हुआ बेबी? कौन है? तुम्हारा कोई फ्रेंड है दूर का जिसे मैं नहीं जानता हूँ? तभी निशु ने निखिल को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है कि कोई होगा मेरा फ्रेंड जो मुझसे बात करना चाहता है। तुम फिक्र मत करो, मैं उससे कल मिलूंगी। लेकिन बच्चे, हो सकता है कि कोई इमरजेंसी हो, बात कर लो ना उससे। निशु निखिल की बात मानकर अपना फोन लेकर बालकनी में जाती है और फिर गुस्से से फोन पर चिल्लाते हुए बोली, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों नहीं मुझे चैन से जीने देते? तभी निशु के व्हाट्सएप पर एक पिक आती है, जिसे देखते हुए निशु घबरा जाती है और उसे तुरंत डिलीट कर देती है, क्योंकि ये पिक उसे विक्रांत ने भेजे थे, जिसमें वो और निशु दोनों निर्वस्त्र थे और दोनों के बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। वो दोनों क्या कर रहे थे, साफ पता चल रहा था। वो सिर घुमाकर अंदर घबराते हुए देखती है तो निखिल उसके बेड को ठीक कर रहा था। नीशू ने गुस्से से फोन पर कहा, देखो प्लीज, मुझे टॉर्चर करना बंद करो। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे पास आई थी ना मैं, क्यों नहीं फिर किया उसे वक्त? अब तुम रात को कॉल कर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मेरी निजी जिंदगी भी है। तभी विक्रांत ने गुस्से से कहा, तुमने अगर एक बार और मेरे कॉल को इग्नोर किया तो ये पिक अब तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जाएगी और तुम्हारी फैमिली को। समझी तुम? मुझे मंजूर नहीं है कि कोई मुझे ऐसे इग्नोर और बदतमीजी करे। मेरे कॉल को कट किया तुमने। ओके, आई एम सॉरी, प्लीज आई एम सॉरी, नीशू ने घबराते हुए कहा। इस पर विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम नीचे आओ और मुझसे मिलो। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं आ सकती। मैं अभी निखिल के साथ हूँ और हम दोनों डिनर कर रहे हैं। तुम समझते क्यों नहीं हो कि निखिल को अगर शक हो जाएगा तो सब कुछ खत्म। तो हो जाने दो सब कुछ खत्म, लेकिन तुम उस आदमी के साथ सोने की प्लानिंग कर रही हो। वो अभी तक तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? इतनी रात हो चुकी है, घर क्यों नहीं गया वो? तुम्हें कैसे पता कि निखिल मेरे कमरे में है? तुम कहीं से मुझ पर नजर रख रहे हो क्या? विक्रांत ने तिरछा मुस्कुराते हुए गुस्से से कहा, उस आदमी को यहाँ से भगाओ, वरना मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा। मैं तुम्हारे पास उसे नहीं देखना चाहता। उसे खुद से दूर रखो। खबरदार, जो उसके साथ सोई। नीशू ने गुस्से से कहा, वो तुम्हारी तरह नीच नहीं है। वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट माय फुट। वो क्या चाहता है मुझे भी मालूम है। एक लड़की की इतनी केयर एक मर्द तभी करता है जब उसे कुछ चाहिए लड़की से। वो तुम्हारी लेने की प्लानिंग कर रहा है और तुम हो कि जानबूझकर नाटक कर रही हो, अनजान बनने का। अगर मैं उसके साथ सो भी जाती हूँ तो व्हाट ए बिग प्रॉब्लम। तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? तुम्हें जो चाहिए मैं देती हूँ ना। जान से मार दूंगा। उसे अपने कमरे से बाहर निकालो। कुछ भी करो, लेकिन अगर वो 15 मिनट में तुम्हारे घर से नहीं गया तो मैं अंदर आ जाऊंगा। विक्रांत ने निशु को धमकी देते हुए कहा। विक्रांत की धमकी से निशु डर जाती है। उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज तुम बताओ कहाँ हो, तुम मुझे बताओ। तुम्हें जितना कहा है उतना करो। मुझे वो तुम्हारे कमरे में नहीं चाहिए, वो भी रात के वक्त। वो क्या चाहता है मैं समझ रहा हूँ। अगर तुमने उसे खुद को टच करने दिया तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा और उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, नीशू ने गुस्से से कहा। मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम ये नहीं जानती हो। तुम्हारी सोच से भी ऊपर हूँ। मुझे पकड़ नहीं सकती तुम। जितना कहा है उतना करो। निशु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इतना मजबूर कभी नहीं हुई थी। वो गुस्से से अपने फोन को देखती है। उसका दिल करता है कि वो इस आदमी की जान ले ले। कितना बुरा है। ये पत्थर दिल आदमी है। इसके सीने में दिल ही नहीं है। मैं इसका सर फोड़ दूंगी। वो अंदर आने लग जाती है। तभी वो निखिल से टकरा जाती है। वहीं निखिल उसे बाहों में भरते हुए उसके गाल पर किस कर लेता है। विक्रांत, जो अपनी कार में बैठा हुआ था, वो देख लेता है और गुस्से से अपने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ लेता है कि उसका स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ में आ जाता है।
विक्रांत की आंखों से खून निकल रहा था, मानो वो उस आदमी को जलाकर मार देगा। अगर उसने निशु को दोबारा टच किया तो डोंट टच माई विमेन, निशु ने निखिल से कहा। निखिल, क्या हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चलें? मेरा घर में थोड़ा सा दम घुट रहा है। क्यों नहीं बेबी, हम चलते हैं ना लॉन्ग ड्राइव पर। तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूं मैं। ऐसा बोलते हुए वो निशु को और जोर से अपनी बाहों में भर लेता है, तो निशु मुस्कुरा देती है। वो नजर घुमाकर निखिल के गाल पर किस कर देती है। वो जानबूझकर ये करती है क्योंकि वो जानती थी कि विक्रांत उसे देख रहा है, कहीं से तो जरूर देख रहा है, और उस आदमी को जवाब देना बहुत जरूरी है कि वो उसके कंट्रोल में नहीं है। निशु का ऐसा करना विक्रांत के खून में तो आग लगा ही चुका था। तुम मुझे अंडरस्टिमेट कर रही हो, तुम्हें मैं बेड पर बताऊंगा। वही निशु निखिल के साथ कमरे से बाहर आती है। फिर वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं। ये देखकर विक्रांत का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से से अपने स्टीयरिंग व्हील पर पंच मारते हुए बोला, इस औरत को मैंने कम आंका। वेरी स्मार्ट नॉट बैड माई विमेन। मैंने तुम्हें उस आदमी को अपने कमरे से निकलने को क्या कहा? तुम तो उसके साथ ही चली गई। विक्रांत गुस्से से हंसाता है। उसके होठों पर डार्क स्माइल आ जाती है। शिट! निशु निखिल के साथ लॉन्ग ड्राइविंग पर निकल गई थी। वो तिरछा मुस्कुराते हुए गुस्से से मन ही मन बोली, इस आदमी को लगता है कि मुझे कंट्रोल करेगा। ये जानता नहीं है कि मैं कितनी ज्यादा कमीनी हूँ। निखिल निशु के फेस को देखते हुए बोला, निशु, तुम ठीक हो? अब कैसा फील कर रही हो तुम? मुझे अच्छा लग रहा है निखिल। तुम इतने अच्छे क्यों हो? कभी कभी तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल चुका है। तुम परफेक्ट हो निखिल। निखिल झेंप जाता है। उसने निशु को देखते हुए कहा, मैं एक परफेक्ट हस्बैंड बनने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ खुश रहो। मैं तुम्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा अगर तुम मुझे चुनती हो। निशु ने मुस्कुराते हुए निखिल से कहा, निखिल, तुम इतने अच्छे क्यों हो? तुम परफेक्ट हो। एक लड़की को जो अपने बॉयफ्रेंड और हस्बैंड में चाहिए, तुम वैसे ही हो। केयरिंग हो, स्वीट हो, लविंग हो, रिस्पेक्टिव हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कैपेबिलिटी है तुम्हारे अंदर। इतना बेहतर कैसे हो सकता है कोई? बस बस, अब तुम मेरी ज्यादा ही तारीफ कर रही हो। मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूं। निखिल ने थोड़ा सा शर्म आते हुए कहा। निखिल को शर्माते हुए देखकर निशु उसके गाल को हल्का सा पड़कर पिंच करते हुए बोली, सो क्यूट। निखिल निशु अभी बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक से निशु की नजर रिव्यू मिरर पर जाती है, जिससे वो दंग रह जाती है, क्योंकि कोई लगातार उनकी कार का पीछा कर रहा था। ये निशु नोटिस कर लेती है क्योंकि ये कार वो काफी देर से देख रही है। वो कार निशु की कार के पीछे ही चल रही थी और ये चीज निखिल भी नोटिस कर लेता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। निशु को समझते देर नहीं लगती कि ये कौन है। ये आदमी आखिर मुझसे चाहता क्या है? हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ चुका है। जो ये चाहता था मैंने वही तो किया। वो कार लगातार निशु का पीछा कर रही थी। वही अब निखिल कार की स्पीड को तेज कर देता है ताकि वो कार उनसे दूर हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। करीबन 30 मिनट की लगातार ड्राइविंग के बाद भी वो कार उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो बिल्कुल उनकी कार के पीछे चल रही थी। कई बार तो निखिल ने कार को चकमा देने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। निशु दांत पीसते हुए खुद ही बोली, आखिर ये आदमी क्यों मुझसे मार खाना चाहता है? इसे क्या जरूरत है मेरा पीछा करने की? ये मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा है। निशु अब घबरा जाती है कि आखिर विक्रांत करना क्या चाहता है। क्यों ये आदमी ऐसे ही पागल और साइको वाली हरकतें कर रहा है? विक्रांत की इस हरकत ने उसे वाकई में अंदर से डरा दिया था कि वो आखिर क्यों ऐसा कर रहा है। क्यों वो निखिल और उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। निशु गुस्से में आकर विक्रांत को कॉल करती है, लेकिन विक्रांत कॉल पिक नहीं करता है। उसके मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहा था, जिससे निशु समझ जाती है कि ये आदमी उससे रिवेंज ले रहा है। निखिल ने निशु की तरफ देखते हुए कहा, तुम घबराओ मत बेबी, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। तुम बस शांत हो जाओ। जब वो निशु के माथे पर पसीना देखता है तो निखिल उसे समझाते हुए बोलता है। निशु अपना सर हाँ में हिला देती है, पर वो किसी और चीज के लिए घबराई हुई थी, क्योंकि विक्रांत जानबूझकर उसे सता रहा है।
वो उसे वार्निंग दे रहा है और निशु उसकी इस वार्निंग को समझ भी रही थी। अगर आज भांडा फूट गया तो निशु बर्बाद हो जाएगी। वो ये सब कुछ खोना नहीं चाहती थी। उसने इसकी बहुत भारी कीमत भी चुका दी है और उसके बाद भी इतनी जल्दी ये सब कुछ खत्म हो जाए, उसे नहीं मंजूर था। वो निखिल को पढ़कर हक कर कर बोली, तुम कहीं नहीं जाओगे। निखिल, प्लीज कार ड्राइव करते रहो। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मैंने गलत डिसीजन लिया लॉन्ग ड्राइविंग पर आने का? मेरी वजह से तुम भी प्रॉब्लम में फंस गए। बेबी, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम खुद को क्यों ब्लेम कर रही हो? मुझे लगता है कि वो कोई क्रिमिनल है, हमें लूटना चाहता है। तुम फिक्र मत करो, मैंने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया है और अपने डैड को भी। अगर ये आदमी पकड़ा गया तो फिर ये बचेगा भी नहीं। ये सुनकर तो निशु और भी घबरा जाती है, क्योंकि विक्रांत का पकड़े जाना भी उसके लिए ही मुसीबत था। वो दोनों तरफ से फंस चुकी थी, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। निशु की तो सांसें ही अटक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद निखिल कार को ब्रेक लगा देता है। निशु को कुछ तो करना ही था, इसलिए वो कार से बाहर आ जाती है। वो अपने पीछे आ रही उस कार को देखकर गुस्से से उसे घूरने लग जाती है। निखिल कार से बाहर निकलते हुए देखने, बेबी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम अंदर बैठ जाओ, मैं टैकल कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि पैसों से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है निखिल वहां जाने की। वो आदमी साइको है, वो पागल हो चुका है, तुम्हें मार देगा। निशु निखिल को रोकते हुए बोली, निखिल, तुम रहने दो, उसके पास मत जाओ, मुझे डर लग रहा है, शायद वो आदमी डेंजरस है। तुम फिकर मत करो। निखिल निशु के फोरहेड पर किस कर देता है और उसे हग कर लेता है। वहीं निशु भी उसे जोर से हग कर लेती है, लेकिन कार की तरफ देखती नहीं है। विक्रांत, जो कार में बैठा हुआ था, उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बना लीं और गहरी सांस लेते हुए अपनी गर्दन इधर-उधर की ओर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम चाहती हो कि मैं सामने आऊं? वहीं निखिल निशु से दूर होता है और उस कार की तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन वो कार धीरे धीरे कर पीछे होने लग जाती है, जिससे निखिल तिरछा मुस्कुराते हुए गुस्से से चिल्लाकर बोला, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे? निखिल ने अब भी इतना ही कहा था कि विक्रांत गुस्से से कार उसकी तरफ बढ़ा देता है, जिससे निखिल वहीं पर खड़ा रहता है। लेकिन निशु समझ जाती है कि विक्रांत क्या करने वाला है, इसलिए वो चिल्लाते हुए आगे आती है और एकदम से निखिल के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिससे कार एकदम जाकर निशु के पैरों के पास रुक जाती है। निशु की तो सांसें ही रुक गई थीं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आदमी इतना खतरनाक है, उसने सोचा नहीं था, साइको कहीं का। निशु कार में बैठे विक्रांत को नहीं देख पा रही थी, लेकिन वो जानती थी कि ये कोई और नहीं, वही है। विक्रांत निशु के चेहरे को देखता है। वहीं निखिल ने निशु को डांटते हुए कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे आगे आने की? निखिल को ये देखकर अच्छा लगता है कि निशु उसे प्रोटेक्ट कर रही है। वही विक्रांत भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करती है। क्या वाकई में ये इससे इतनी मोहब्बत करती है? विक्रांत अपने दिल को देखने लग जाता है, जो जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अंदर से इतनी ईर्ष्या महसूस होती है कि वो इस फीलिंग को समझ नहीं पाता है कि क्या हो रहा है उसके साथ। वो क्यों इतना ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है? विक्रांत ने कभी भी अपना आपा नहीं खोया है। हर प्रॉब्लम में वो खुद को शांत रखता था। उसे ऐसे ही ट्रेन किया गया है, लेकिन ये लड़की उसे पागल कर रही है। विक्रांत गुस्से से कार का हॉर्न तेजी से बजाने लग जाता है, जिससे निशु अपने कान पर हाथ रख लेती है और जोर से चिल्लाते हुए बोली, चले जाओ यहाँ से। निखिल अब निशु की जान पर रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए वो उसे अपनी बाहों में उठाता है और उसे लेकर अपनी कार की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो निशु से बोला, तुम कैसी हरकतें करती हो? ऐसा कौन करता है? मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम्हें किसने कहा था मेरे सामने आकर खड़े होने को? अगर वो तुम्हें कुछ कर देता तो? तुम इतनी लापरवाह कैसी हो सकती हो? मैंने तुम्हें कहा था कि कार में बैठ जाओ। निशु ने निखिल की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? निखिल, मैं बहुत डर गई थी।
वो आदमी पागल हो चुका है। उसका मानसिक संतुलन अपने काबू में नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है तुम्हें। मैं कैसे छोड़ सकती हूँ तुम्हें अकेला? निखिल निशु के इस बिहेवियर को देखकर बस मुस्कुरा देता है, क्योंकि कुछ दिनों से जब निशु उसे कटी कटी रह रही थी तो उसे लगता है था कि निशु की जिंदगी में कोई और आ गया है। लेकिन आज निशु ने जो उसके लिए कदम उठाया, उससे वो समझ चुका था कि निशु उससे बहुत मोहब्बत करती है। वो किसी भी कीमत में उसे खोना नहीं चाहती। विक्रांत निशु और निखिल के क्लोज मोमेंट को देखकर अंदर ही अंदर किलश रहा था। इस लड़की की इतनी हिम्मत कि ये इस आदमी से मोहब्बत करती है जो उसके सामने आकर उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, और इसे क्या लगता है कि ये मुझसे इसे बचा लेगी। सिली शिट। निशु और निखिल दोनों कार में वापस आ जाते हैं। निशु के कहने पर निखिल अब उस आदमी से मिलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वो दोनों वापस से कार ड्राइव करने लग जाते हैं। निशु जानती है कि विक्रांत जानबूझकर उसे बस टॉर्चर कर रहा है, ताकि निशु घबराकर उसकी सारी बातें माना करे। वही विक्रांत गुस्से से कार के पीछे से बार बार हॉर्न दे रहा था, जिससे इरिटेट होकर निखिल कार बीच में ही रोक देता है। उसके बाद वहां पर काफी देर तक वो दोनों खड़े रहते हैं। वो कार भी वहीं पर खड़ी होकर उनके आगे जाने का ही वेट कर रही हो जैसे। ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं और निखिल इरिटेट हो जाता है। वो गुस्से से कार से बाहर आता है और उस कार की तरफ जाते हुए विंडो पर नॉक करता है। अंदर से कोई उसे रिस्पांस नहीं देता है, तो निखिल कार की विंडो पर एक जोर से पंच मारता है। विक्रांत की नजरें तो सामने थीं। निशु पर निशु निखिल की ऐसे परवाह कर रही थी जैसे वो उसकी बीवी हो। विक्रांत गुस्से से कार से बाहर निकलता है। उसके बाद वो निखिल को पकड़कर कार से लगा देता है और उसके सर पर पंच मारता है। उसकी नोज पर पंच मारता है, जिससे कि निखिल को ब्लीडिंग होने लग जाती है। निशु जोर से चिल्लाकर भागकर उधर आती है। वो विक्रांत को मारने लग जाती है। प्लीज निखिल को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वहीं निखिल तो लगभग बेहोश होने की कगार पर था। विक्रांत गुस्से से अपनी गन निकालता है। उसके बाद वो निखिल के मुंह में अपनी गन को डालते हुए पॉइंट कर बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की? तूने उसके फोरहेड पर किस किया? तेरे इस दिल में उसकी जगह है ना? विक्रांत गुस्से में निखिल की आंखों में देखता है। उसके बाद निशु उसको बाहों से पकड़कर खींचते हुए बोली, प्लीज छोड़ दो विक्रांत उसे। क्यों उसके जान लेना चाहते हो तुम? तुम कोई भी नहीं होते किसी की जिंदगी का फैसला करने वाले। पर विक्रांत तो लगभग पागल हो चुका था। वो निखिल को छोड़कर निशु को गुस्से से कार से लगाते हुए उसके होठों को चूमने लगा जाता है। पर निखिल तो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया था, जिससे वो निशु के जबड़े को पकड़कर अपनी गन को वापस से निखिल की तरह पॉइंट करते हुए उसके सीने और उसके मुंह में उतार देता है, जिससे निशु की चीख निकल जाती है। विक्रांत उसके होठों को अभी तक कुतर रहा था, क्योंकि वो गुस्से से भरा हुआ था। निशु खींचकर उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। चटाक! विक्रांत का गाल दूसरी तरफ झुक जाता है और निशु की उंगलियों के निशान छप जाते हैं। वो उस पर चिल्लाते हुए बोली, यू ब्लडी साइको, तुमने निखिल को मार दिया। तुम इंसान हो कि जानवर हो? निशु खींचकर एक और थप्पड़ विक्रांत को मार देती है, जिससे विक्रांत गुस्से में उसकी तरफ पंच बढ़ाता है, जैसे वो निशु का मुंह तोड़ने वाला हो। लेकिन निशु की भारी हो चुकी आंखों को देखकर वो रुक जाता है। निशु गुस्से से विक्रांत के शर्ट को पकड़कर खींचते हुए बोली, आखिर तुम होते कौन हो? मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? कौन होते हो तुम? उसे जान से मारने वाले? तुम्हें पता भी है तुमने क्या कर दिया है? मुझे नहीं मालूम कि मैंने क्या किया है, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं बहुत नफरत करता हूँ उस हर इंसान से जो तुम्हारे करीब आएगा। उसने तुम्हें छुआ कैसे? मैं किसी और के पास भी जाऊंगी, तो क्या तुम उसकी भी जान ले लोगे? निशु ने चिल्लाते हुए गुस्से से विक्रांत से कहा, तो विक्रांत ने भी हंसते हुए जोर जोर से चिल्लाकर कहा, हाँ, जिस इंसान के करीब जाओगी उसे जान से मार दूंगा मैं। विक्रांत का ये पागलपन देखकर निशु बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो दूर भगाने लग जाती है। तभी विक्रांत उसे पकड़कर कार से लगाते हुए उसकी गर्दन को प्रेस करने लग जाता है,
जिससे निशु की सांस उखड़ने लग जाती है और निशु अपना दम तोड़ देती है। विक्रांत की सारी नसें उभर आई थीं। तभी झटके से विक्रांत अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है तो निशु सामने ही खड़ी हुई है और उसका बॉयफ्रेंड निखिल उसकी कार पर नॉक रहा है। इसका मतलब है कि वो ड्रीम देख रहा था। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। उसने निशु को जान से मार दिया था। वो अपने हाथों को देखता है। वो कार में बैठा हुआ था और निशु जिंदा उसके सामने खड़ी हुई थी। विक्रांत अपनी कार को आगे की तरफ बढ़ता है, जिससे निखिल उसकी कार को हिट करने लग जाता है। लेकिन विक्रांत को इससे फर्क नहीं पड़ता था। विक्रांत निशु के पास कार लाकर रोक देता है और कार की विंडो नीचे करता है। वही निशु उसे देखती है और गुस्से से बोली, प्लीज जाओ यहाँ से। मैं कल तुमसे जरूर मिलूंगी और तुम्हें जो करना होगा कर लेना। आई एम सॉरी। अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करती हूँ। प्लीज चले जाओ यहाँ से। विक्रांत निशु के चेहरे को देखता है और फिर एक झटके से उसे अपनी कार के अंदर उसके सिर को लाकर उसके होठों को चूमकर उसे पीछे कर देता है। आह! निशु तो समझ भी नहीं पाती कि उसके साथ अभी क्या हुआ है और विक्रांत कार लेकर वहां से चला जाता है। निशु का मुंह खुला का खुला रह गया था। इतना ड्रामा इस आदमी ने किसके लिए किया क्या? साइको कहीं का। निशु वहां पर अपना मुंह खोले खड़ी हुई थी, क्योंकि विक्रांत ने जो इतना ड्रामा किया था। एक किस करने के बाद वो चला गया। आखिर ये आदमी उससे चाहता क्या है? कहीं ये कोई मेरा दुश्मन तो नहीं? निशु विक्रांत को समझ नहीं पा रही थी। एक पल में कुछ तो दूसरे पल में कुछ और ही बन जाता है ये शख्स। उसे तो विक्रांत की पर्सनैलिटी ही समझ में नहीं आ रही थी। कभी तो लगता है कि औरतों को नफरत करता है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे इसे लगता है कि हर चीज सिर्फ इसकी है। निखिल निशु के पास आता है और उसे पीछे से हग कर लेता है। निशु भी घूमकर निखिल को हग कर बोली, तुम ठीक हो? निखिल ने सिर नीचे कर निशु से कहा, उस आदमी ने तुम्हें कार में खींचा। क्या कह रहा था वो तुमसे? उसने मुझे कार में खींचने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे काट लिया था और पीछे हट गई थी। वो कार लेकर भाग गया। थैंक गॉड उसने तुम्हें कुछ किया नहीं। निखिल निशु को अपनी बाहों में कसकर भर लेता है। वही कोई दूर से तो उन दोनों को देख रहा था। उसका दिल करता है कि वो उन दोनों को कार से कुचल दे, लेकिन अपने गुस्से को शांत करते हुए वो शख्स वहां से चला जाता है। निशु निखिल को देखते हुए बोली, निखिल, हमें यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। चलो चलते हैं, आज के लिए बहुत हो गई लॉन्ग ड्राइव। निखिल निशु को लेकर कार में आता है, क्योंकि बात निशु की सेफ्टी की थी। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। घर पहुंचकर निशु कमरे में आ जाती है और निखिल उसे छोड़कर अपने घर चला गया था। निशु इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी तो उसे विक्रांत का ख्याल आता है, क्योंकि विक्रांत ने आज सारी हदें पार कर दी थी। उसे स्टॉक किया, उसे धमकी दी और उसे टॉर्चर किया इस आदमी ने। निशु विक्रांत के बारे में सोचते हुए उन फोटो के बारे में सोचती है जो विक्रांत ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए सेंड किया था। उसने उन फोटो को देखा जिसके अंदर वो और विक्रांत लव मेकिंग कर रहे थे। निशु उस फोटो को देखते हुए गुस्से से उसे डिलीट कर देती है। उसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब है कि इस आदमी ने उन दोनों के सारे मोमेंट्स को रिकॉर्ड कर लिया, सिर्फ और सिर्फ निशु को सबक सिखाने के लिए, उसे ब्लैकमेल करने के लिए और अपनी हसरतों को पूरी करने के लिए। अगर इसके अंदर इतनी ही आग है, तो ये क्यों नहीं जाता किसी प्रोस्टिट्यूट के पास? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने में लगा हुआ है? आखिर ये आदमी क्यों मेरे पीछे पड़ा है? निशु सो जाती है, रोते हुए ही। वहीं दूसरी तरफ तारा अपने कमरे में थी। उसे अब नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि बार बार उसकी आंखों के सामने वही विजुअल घूम रहा था जो उसने कुछ वक्त पहले देखा था। तारा उठकर बैठ जाती है और उसके बाद वो खुद को फ्रेश करने के लिए थोड़ी देर एक्सरसाइज करती है। हालांकि रात के 2 बज रहे थे। एक्सरसाइज करने के बाद तारा भी थक जाती है और उसके बाद वो सो जाती है। अगली सुबह तारा को कुछ महसूस होता है, तो वो अपने दरवाजे के पास देखती है तो वहां पर फना उसे देख रही थी, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। आह! मम्मा! तारा फना के चेहरे को देखते हुए अपने दिल पर हाथ रख लेती है।
फना उसके पास आते हुए बोली, तू इतना चिल्ला क्यों रही है? तारा ने फना को देखते हुए कहा, ऐसा कौन करता है? वहां पर ऐसे खड़ी है जैसे कोई चुड़ैल हो। वैसे ही मुझे रात में देर से नींद आई थी, तेरी वजह से। फना तारा को देखते हुए बोली, मैं बस अंदर आ रही थी और मेरी वजह से तू रात में सोई नहीं, कहना क्या चाहती है? तारा फना से बोली, प्रोफेसर गए क्या? वैसे तभी तो यहाँ पर आई है, वरना प्रोफेसर के आते ही तो तू मुझे भूल ही जाती है। तुझे फिर किसी की पड़ी क्या है? तारा के बोलने के लहजे को महसूस करते हुए फना ने उससे कहा, अच्छा सॉरी। तू मुझे अब सॉरी बोल रही है? तुझे पता है मुझे तेरी कितनी फिक्र हो रही थी। सुबह के 5 बजे आई है, रात भर तो उनके साथ ही थी। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैंने तुझे इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन यार मैं सो गई थी। तारा की नजर एफना के चेहरे पर जाती है, जिसे देखते हुए वो बोली, तू थकी हुई भी लग रही है, रात में क्या जरूरत है इतना कुछ करने की? फना शर्मा जाती है और उसके बाद तारा ने फना को बताया कि कल रात उसने क्या देखा था, जिससे फना उसके गले को पकड़ते हुए बोली, तुझे शर्म नहीं आती है? तू अपनी दोस्त को ऐसा करते हुए देख रही थी। तूने क्या क्या देखा है? तूने मुझे देखा, प्रॉब्लम नहीं है, तूने मिस्टर प्रोफेसर को कैसे देखा? तारा हंसने लग जाती है और फना से बोली, मुझे चोट लग जाएगी। फना, अब मैं क्या करूं? मैं तो तुझे भी देख हैरानी में थी। तू पूरा एंजॉय कर रही थी और तेरे पैर, ओ माय गॉड, ऑफ हेवन। फना शर्मा जाती है। तूने क्यों देखा? फना टमाटर की तरह पूरी लाल हो चुकी थी। उसके पूरे चेहरे पर ब्लड आ गया था। ऐसा लग रहा था मानो कि उसके पूरे शरीर ऐसे खून निकलने लग जाएगा। वो इतना ज्यादा शर्मसार हो जाती है कि तारा ने क्या करते हुए उन्हें देख लिया। यार मैंने प्रोफेसर को भी देखा, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? जब तुम दोनों मुझे उस हालत में मिले अंदर, मैं तो डर गई थी। तेरी चीख सुनकर कि तुझे कुछ कर दिया प्रोफेसर ने अंदर, मेरी तो जान निकल गई थी और मैंने अनएक्सपेक्टेड अंदर देख लिया। लेकिन तुम दोनों